हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 76। इससे पहले ऑलरेडी हमने 75 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, माउंट फेंटाले ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। सवाल है, माउंट फेंटाले ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। ऑप्शन है इथोपिया, इंडोनेशिया, जापान, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, माउंट फेंटाले ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है। एक्चुअली में यहाँ पे देखेंगे हाल ही में यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार देखने को मिली है जहाँ से भारी मात्रा में मीथेन गैस निकली है। तो यहाँ से सवाल बन सकता है, ध्यान रखिएगा। माउंट फेंटाले ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है जहाँ पर हाल ही में देखेंगे कि ज्वालामुखी उद्गार हुआ है जहाँ से भारी मात्रा में मीथेन गैस निकली है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती हैं। असम, ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखनी है, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक राज्य में उगाई जाती हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, कॉफ़ी बोर्ड भारत के बेंगलुरु में ही स्थित है जो कि कर्नाटक की राजधानी भी है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय चाय बोर्ड कहाँ स्थित है, भारतीय चाय बोर्ड कहाँ स्थित है, तो ये कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, याद रखनी है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कहवा का उत्पादन नीलगिरी पहाड़ियों के समीप कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में प्रमुख रूप से किया जाता है। वहीं बात करें भारत में कहवा उत्पादन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से की गई थी, तो ये बाबा बुदान की पहाड़ियों से शुरुआत की गई थी। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा खालिस्तान के दौरान होती हैं। अप्रैल और मई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है, अक्टूबर एवं नवंबर का महीना ग्रीष्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है, जिसे मानसून के निवर्तन की ऋतु या फिर मानसून की वापसी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र को क्या कहा जाता है। सवाल है, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र को क्या कहा जाता है। कंपोस, लानोस, सवाना, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है, कंपोस। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र को कंपोस कहा जाता है। और वहीं पे याद रखना है आपको लानोस के बारे में, वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र को लानोस कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा लानोस के बारे में, ये वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र को लानोस कहा जाता है, जबकि अफ्रीका महादेश में स्थित उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र को सवाना कहा जाता है। ठीक है, तीन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और सवाना क्षेत्र को ही शिकारगाह के लिए ये जाना जाता है, ये प्रसिद्ध है। ठीक है, और याद रखिएगा, उरुग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को पंपास कहा जाता है। अगर आपसे पंपास के बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो क्या याद रखना है, उरुग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को पंपास कहा जाता है। ठीक है, वहीं दक्षिण अफ्रीका में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को वेल्ड कहा जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, इसे आप PDF में ज़रूर पढ़िएगा, रीड कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है, सफलता तभी मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे। मेहनत से डरेंगे तो सफलता हाथ बहुत मुश्किल से लगेंगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। सवाल है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। 50, 100, 75, एक से अधिक होगा
या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना है 1990 तक, कब 1990 तक आप देखेंगे कि देश की 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। वर्तमान में भारत की लगभग 55% जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ठीक है, और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आई थिंक सारी बातें लिखी गई होंगी, और नहीं लिखा गया तो जितना मैं बताया उसको ध्यान से जरूर सुनिएगा, रिपीट करके चाहे तो फिर से सुन सकते हैं आप। ठीक है, एक्चुअली में होता है क्या ना, टाइपिंग करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए उतना टाइप हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो कोशिश कीजिए कि जो मैं बातें बताता हूँ उसे आप एक कॉपी लेकर के बैठिए, राइट डाउन किया कीजिए। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जहाँ तक हो सके डेटा यहाँ पे लिख दिया जाए। ठीक है, ताकि अभी आपको PDF में पढ़ने को मिल जाए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, करंट अफेयर्स का ही सवाल लग रहा है कि भारत में कितनी चावल किस्मों को GI टैग मिला हुआ है? 10, 18, 25 से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सही आंसर होगा यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, भारत में 20 प्रकार के चावल किस्मों को GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत में 20 प्रकार के चावल किस्मों को GI टैग मिला है। भौगोलिक संकेत मान्यता प्राप्त चावल के निर्यात के लिए HS कोड की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। HS कोड का उद्देश्य निर्यात को सुगम बनाना है। HS कोड का उद्देश्य क्या है? निर्यात को सुगम बनाना। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे HS का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? हार्मोनाइज्ड सिस्टम। क्या बताएंगे? हार्मोनाइज्ड सिस्टम। ठीक है, HARMONIZED सिस्टम, SYSTEM। ठीक है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? निर्यात को सुगम बनाना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती हैं। बताना है उसे क्या कहते हैं? चक्रवात, डेरेचो, जेट धाराएं एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, जेट धाराएं एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई लगभग 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती हैं। ये NCERT का लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं? में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, NCERT के बुक में, तो वहीं से ये ली गई हैं। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? जेट धाराएँ। ये जेट धाराएँ की खासियत है कि 12,000 मीटर से अधिक ऊँचाई पर ये पश्चिमी हवाएं होती हैं, जिसकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर जबकि सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए चक्रवात क्या है तो ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवन विक्षोभों को चक्रवात के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवन विक्षोभों को चक्रवात के रूप में जाना जाता है। वहीं बात करें डेरेचो क्या है, तो ध्यान रखिएगा, डेरेचो एक गर्म मौसम की घटना है जो आमतौर पर जून और जुलाई के बीच में ये घटित होती हैं। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा जेट स्ट्रीम के बारे में, है ना, ये जो आपको देखने को मिल रहा है जेट धाराएँ, है ना, तो ये भारत में देखेंगे तो 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से ये मध्य चलती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत में आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून का संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है, जो कि 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर के कितना 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ के बीच अक्षांशों के बीच ये चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ से सवाल बन सकता है, तो यह 8 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच से आपको याद रखनी है जो जेट स्ट्रीम जो चलती हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? भूमि प्रदूषण, भूमि का विभाजन, भूमि की कमी, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये भी आपको क्लास 9 का NCERT बुक में मिल जाएगा। आसान सा सवाल है वैसे। सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, विरासत का अधिकार भूमि का विभाजन की ओर ले जाता है।
बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। भारत में विरासत कानूनों को सामान्यतः उत्तराधिकार कानून कहा जाता है। तो ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल सा आंसर इसका बी ऑप्शन है। ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो हम लोग फिर पॉलिटी में चले जाएंगे, तो हम लोग को पॉलिटी में नहीं जाना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? बताना है आपको कि भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन है देवरिया, सारण, सिवान, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना देवरिया, जो कि प्रतापपुर जिले में है, 1903 में ये स्थापित किया गया था। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग कमेंट करके बताइए ये देवरिया किस राज्य में स्थित है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि पहले सफल वैक्यूम पैन प्रक्रिया के द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी और कहाँ की गई थी। सवाल सुनिएगा, सवाल पूछा जाएगा यदि कि पहले सफल वैक्यूम पेन प्रक्रिया के द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी और कब की गई थी। तो याद रखिएगा, पहले सफल वैक्यूम पेन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना 1904 में की गई थी, बिहार के मढ़ौरा, जो कि सारण जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से इस सवाल भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा। और आप लोग जानते होंगे चीनी उद्योग के लिए जो कच्चा माल है वो क्या है हमारा होता है यहाँ पे गन्ना, है ना, गन्ना इसका कच्चा माल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि भारत का गुड़ व खंडसारी के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। और भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग भी है। ध्यान रखिएगा, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। मलक्का जलडमरू मध्य, मैगलन जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मैगलन जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जलडमरू मध्य दो भिन्न जलराशियों को जोड़ती हैं तथा दो स्थल खंडों को अलग करती हैं। अगर सवाल पूछा जाए कि जलडमरू मध्य क्या है, तो ध्यान रखनी है, जलडमरू मध्य दो भिन्न जलराशियों को जोड़ती हैं जबकि दो स्थल खंडों को अलग करती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपका कुछ लिस्ट दिया गया आपको। ठीक है, तो इसे आप लोग PDF में इसको जरूर रीड कीजिएगा, कौन कौन सा यहाँ पे जलडमरू मध्य है और इसे किसको जोड़ता है ना, और किसको अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, इसको ज़रूर एक बार रीड कीजिएगा। ठीक है, वैसे हम कोशिश करते हैं कि हर टेस्ट में इस तरह के सवाल एक दो ऐड करके ही चले हम लोग। ठीक है, ताकि रिवीजन होता रहे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है। गिर, सरिस्का, कान्हा, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा यहाँ पे गिर, ये ऑप्शन सही है। ध्यान रखना है, गिर वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है। और गिर वन्यजीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य है, जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान भी है। गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई बबर शेरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। इसे 1960 के दशक में अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, वहीं बात करें सरिस्का के बारे में, तो सरिस्का कहाँ है बताइए जरा कमेंट करके। तो ये ध्यान रखना है, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान राज्य के अलवर जिले में ये स्थित है। ठीक है, कहाँ है, राजस्थान के अलवर जिला में। कान्हा कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखना है, कान्हा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश। ठीक है ना, तो कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको याद रखनी है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा बांधवगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन दे रखा है तूतीकोरिन, कांडला, पारादीप, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दिए गए ऑप्शन आप देखेंगे कि
तूतीकोरिन और पारादीप ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं, जबकि कांडला बंदरगाह ये पश्चिमी तट पर स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित एक ज्वारीय तट है, ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, जो कि आयात के लिए जाना जाता है। किसका आयात किया जाता है यहाँ से? पेट्रोलियम और उर्वरक का। ठीक है, ये पेट्रोलियम और उर्वरक का आयात के लिए प्रसिद्ध है ये कांडला बंदरगाह। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है कांडला बंदरगाह। भारत में 13 बड़े बड़े बंदरगाह हैं, जिसमें से सर्वाधिक 3 बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित हैं, जबकि 200 छोटे छोटे बंदरगाह भी हैं, जिसमें 53 महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, और याद रखिएगा मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, और चेन्नई देखेंगे तो ये सबसे पुराना बंदरगाह है। एक पूछा जाता है आपसे, नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं, यहाँ से आप रीड कर सकते हैं, PDF फाइल मिल जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड कहा जाता है? हम जब NCERT पढ़ा रहे हैं, है ना, जब क्लास वाइज करके पढ़ा रहे हैं, क्लास 6, 7, 8 हमने कवर कर लिया, क्लास 9 हम पढ़ा रहे हैं, तो क्लास 9 में ही हमने पढ़ा था वहाँ पे किस स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मेरा वो सीरीज देख रहे होंगे तो इसका आंसर आपको जरूर पता होगा। ठीक है, तो अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो मेरा NCERT का जो सीरीज चल रही है उसको जरूर देखिए, उसको मिस मत कीजिएगा। बहुत फ़ायदा होने वाला है कि आप जानते हैं उन सब सवालों को वहाँ पे इंक्लूड किया गया है, अच्छे अच्छे सवाल बनाए गए हैं, तो इसको जरूर जाकर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है चिनूक, सिरौका, हरमटन, इससे अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, हरमटन स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड कहा जाता है। यहाँ पे देखिएगा तो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हरमटन सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है। हरमटन अफ्रीका के पश्चिमी तट की उष्ण एवं आर्द्र स्थितियों में शुष्कता लाती हैं, जिससे मौसम सुहाना एवं स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। अतः गिनी तट पर इसे डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन पर्वत खंड भारत और म्यांमार की सीमा बनाती हैं? आसान सा सवाल है, कई बार हम पढ़ा चुके हैं इसके बारे में। बताना है कौन सा पर्वत खंड भारत और म्यांमार की सीमा बनाती हैं। ऑप्शन है डफला पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, पटकाई बूम या फिर सदिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है पटकाई बूम पर्वत खंड भारत और म्यांमार की सीमा बनाती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और म्यांमार तक ये फैला हुआ है, जबकि ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी तथा पटकाई बूम स्थित हैं। वहीं बात करें नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी और त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ी स्थित हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ ये सभी मेघालय राज्य में स्थित हैं। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत में निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता था? सवाल है, भारत में निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान द्वीप, कच्छ की खाड़ी, केरल के अप्रवाहित जल, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है भारत में अंडमान द्वीप को काला पानी के नाम से जाना जाता था। काला पानी जेल की सेलुलर जेल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की देखेंगे यहाँ पे राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ध्यान रखिएगा सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर, यहीं पे ये स्थित है सेलुलर जेल। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे जो बड़े बड़े जो नाम थे, है ना, जो लीडर्स थे हमारे देश के, उन लोगों को यहाँ पे भेजा गया था जेल में। जैसे बटुकेश्वर दत्त थे, विनायक दामोदर सावरकर जी थे, है ना, मौलाना अहमद उदुल्ला करके कुछ थे, योगेंद्र शुक्ला थे, इन सभी को यहाँ पे इस जेल में भेजा गया था। ठीक है, ये जो सेलुलर जेल था ना, ये इसी का निर्माण कार्य 1896 में शुरू की गई थी और 1906 में इसे बनाकर तैयार किया गया था। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट में आप याद रख सकते हैं। इसका सही आंसर है यहाँ पे ये ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र आते हैं? बताना है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र आते हैं? भारत एवं ऑस्ट्रेलिया, भारत एवं हिंद महासागर या फिर हिंद महासागर एवं ऑस्ट्रेलिया, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ध्यान रखिएगा
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत भारत, ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो भारत ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगा और भारत और हिंद महासागर भी होगा, ये तीनों शामिल हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की सतह 7 बृहद प्लेटों एवं कई अन्य गौण प्लेटों में बांटी गई हैं। 7 बृहद प्लेटें कौन कौन सी हैं? तो याद रखना है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट और एक है आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। मंजारी वर्षा, शीत वर्षा, आम्र वर्षा, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर आम वर्षा के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं जिनसे गरज के साथ वर्षा होती हैं। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर और बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कर्नाटक में से चेरी ब्लॉसम एवं कॉफ़ी वर्षा भी कहा जाता है, जो कॉफ़ी के लिए बहुत ही लाभदायक भी होता है। ठीक है, आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण से केरल में क्या कहा जाता है? मैंगो शावर या फिर आम्र वर्षा भी कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया, है ना, डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? कोयम्बटूर, चेन्नई, हैदराबाद, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत का चेन्नई शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया या फिर ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। डेट्रॉइट शहर ऑटोमोबाइल के लिए विख्यात है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद होगा, भारत का वित्तीय राजधानी पूछे तो मुंबई होगा, भारत का पीटर्सबर्ग पूछे तो जमशेदपुर होगा और गुलाबी शहर पूछे तो जयपुर होगा। अगर अंतरिक्ष शहर पूछा जाए तो बेंगलुरु होगा और इलेक्ट्रॉनिक का नगर पूछा जाए तो बेंगलुरु होगा और इस्पात नगरी पूछे तो जमशेदपुर होगा। तो यहाँ से कोई भी सवाल बन सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्न में से कौन नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं? सवाल है, निम्न में से कौन नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं? कांगो, नील, लिम्पोपो, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य श्रेणी से निकलने वाली माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में बहते हुए खंबाती खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, वही बात करें कांगो नदी के बारे में, ये जो आपको दे रखा है ना कांगो नदी, तो ध्यान रखना है, कांगो नदी अफ्रीका महादेश की नदी है। यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हैं, 2 बार काटती हैं कांगो नदी। ठीक है, किसको काटती है? भूमध्य रेखा को। वहीं बात करें नील नदी के बारे में, तो नील नदी भी अफ्रीका महादेश की नदी है। यह नदी भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों से संबंधित है। ठीक है, वहीं बात करें लिम्पोपो के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, लिम्पोपो भी अफ्रीका महादेश की ही नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। ठीक है, इसको भी ये 2 बार काटती हैं। ठीक है, और एक नदी का नाम याद रखिएगा, बरमेजो नदी, बरमेजो नदी। ठीक है, इसके बारे में क्या याद रखना है? तो इसको बारे में याद रखना है कि ये दक्षिण अमेरिका की महादेश की नदी है। दक्षिण अमेरिका महादेश की ये नदी है जो मकर रेखा को 3 बार काटती हैं। ठीक है, ये 3 बार काटती हैं। ठीक है, तो सभी को नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो बरमेजो नदी, ये जो नदी है ये ध्यान रखना है कहाँ की नदी है? तो ये दक्षिण अमेरिका की महादेश की नदी है जो कि मकर रेखा को ये 3 बार काटती हैं। ठीक है, एक्चुअली में इसका नोट्स हम नहीं दे पाए क्योंकि जितना लिस्ट हमने बताया भी है ना, तो एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिएगा या फिर नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ध्यान सुनिएगा, हमने कहा था यहाँ पे कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, उत्तर भारत को मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो अहमदाबाद होगा, भारत का वित्तीय राजधानी पूछे तो मुंबई, भारत का पीटर्सबर्ग पूछा जाए तो जमशेदपुर, गुलाबी शहर पूछे तो जयपुर, अंतरिक्ष शहर में
अंतरिक्ष शहर पूछा जाए तो बेंगलुरु होगा, इलेक्ट्रॉनिक नगर पूछा जाए तो भी बेंगलुरु होगा, और इस्पात की नगरी पूछा जाए तो जमशेदपुर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लिस्ट हम नहीं दे पाए यहाँ पर, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। बाकी ये ध्यान रखिएगा, यहाँ भी लिस्ट नहीं दिया गया है, बट हम यहाँ बहुत कुछ बता दिए हैं। अगला सवाल है, और इस सेट का आखिरी सवाल है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती हैं जो देश की जलवायु को प्रभावित करती हैं? बताना है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? सही आंसर होगा कर्क रेखा। आसान सा सवाल था। ठीक है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती हैं जो देश की जलवायु को प्रभावित करती हैं। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 27 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है। कर्क रेखा, ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, तैवान जल संधि, लाल सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी से होकर गुजरती हैं। आपको याद रखनी है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ये तो ईजी सा सवाल हो गया, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि दिए गए ऑप्शन में कौन में से यहाँ से कर्क रेखा गुजरती हैं या फिर या नहीं तो गुजरती हैं, ठीक है, तो नाम जरूर याद रखिएगा। इन सब महत्वपूर्ण नामों को याद रखिए, जैसे कि हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, तैवान जल संधि, लाल सागर, मैक्सिको की खाड़ी, इन सभी जगह से कर्क रेखा गुजरती हैं। ठीक है, कर्क रेखा मिस्र के नासिर झील से होकर गुजरती हैं तथा भारत में माही नदी को इसको 2 बार काटती हैं। आपको याद रखनी है, हम 2 बार बता चुके हैं। और भारत में देखा जाए तो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती हैं, तो गुजरात में प्रवेश करती हैं, इस बात राजस्थान पहुंचती हैं, फिर मध्य प्रदेश पहुंचती हैं, फिर छत्तीसगढ़ जाती हैं, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, तो इतनी बातों को ध्यान में रखना है। तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।